नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष जिन्होंने सीखा है फिर भी उनकी रुचि ज्योतिष में रहती है, तो उनके लिए आज की यह वीडियो है। यह वीडियो है नवतारा चक्र। नवतारा चक्र अर्थात 27 नक्षत्र हैं, उनको 9 ग्रहों में बांटा जाता है। 9 या 27 अर्थात कोई न कोई नक्षत्र में हमारे जो 9 ग्रह हैं वो किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं। तो उन नक्षत्रों के अनुसार फिर कुंडली का फलादेश होता है। अभी तक आपने किस भाव में कौन सा ग्रह है, वो कारक भाव है, अकारक भाव है, बाधक है, जो भी उस हिसाब से आपने फलादेश करना सीखा है या उसके बारे में सुना है, जाना है, देखा है। लेकिन आज जो नवतारा चक्र है, इसमें विशेष करके जो 27 नक्षत्र हैं उनको बांटा जाता है और 9 ग्रहों के साथ। और जैसे मैंने बताया, हर ग्रह, प्रत्येक ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होता है। जो आपका जन्म नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वही आपकी जन्म तारा होती है। उसी प्रकार से जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ताराएं भी होती हैं। और इन ताराओं का ज्योतिष में बड़ा महत्व है, फलादेश में बड़ा महत्व है। किसी सिद्धांत को बताने से पहले उसका महात्म्य बताना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस 9 तारा के चक्र से, 9 तारा चक्र से कुंडली का फलादेश करने में पारंगत हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण कुंडली ले रखी है। उदाहरण कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से दी हुई है। लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में है, सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, मंगल मूल नक्षत्र में, बुध विशाखा नक्षत्र में, गुरु मघा नक्षत्र में, शुक्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में, शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, राहु अश्विनी नक्षत्र में, केतु चित्रा नक्षत्र में। इस प्रकार से ग्रह कुंडली जब हम बनाते हैं, ग्रहों का विश्लेषण उसमें दिया रहता है, ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं और वह किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह है वह लिखा हुआ रहता है। और कुंडली के भाव भी बने होते हैं, उन भाव में भी उन ग्रहों को दर्शाया हुआ होता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। समझना यह है कि जो हमारे 9 तारा हैं, जन्म तारा से लेकर के अधिमित्र तारा तक, यह कौन कौन से होते हैं? जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा, क्षेम तारा, प्रतिरित तारा, साधक तारा, बद्ध तारा, मित्र तारा, अतिमित्र तारा। इस प्रकार से यह 9 ताराएं होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका जन्म नक्षत्र है, जैसे चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो चंद्रमा की स्थिति होती है वही जन्म तारा है, वही हमारा जन्म नक्षत्र है। तो जन्म नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में है तो हमारी जो जन्म तारा हो जाएगी वह जन्म तारा पुनर्वसु हो जाएगी। अर्थात तो जन्म तारा के सामने पुनर्वसु लिख देंगे। पुनर्वसु इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं क्योंकि आगे हमें स्पेस चाहिए होगा। पुनर्वसु। अब पुनर्वसु के बाद जो ताराएं संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यनिश, बद, साधक, इस प्रकार से साधक, बद, मित्र, अतिमित्र, इस प्रकार से इसी क्रम से वह बढ़ते जाएंगे। पुनर्वसु के बाद पुष्य, फिर आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूफा लिख देता हूं इसमें, पूर्व फाल्गुनी, और उसके बाद उत्तर फाल्गुनी। ये इसी क्रम से पुनर्वसु के बाद जो नक्षत्रों का क्रम है वही क्रम इसमें रहेगा। जन्म तारा पुनर्वसु है तो संपत्ति तारा पुष्य, विपत्ति तारा आश्लेषा, सेवन तारा मघा, प्रत्यरि तारा पूर्व फाल्गुनी, साधक तारा उत्तर फाल्गुनी, बद तारा हस्त, फिर चित्रा और स्वाति। चित्रा आपका मित्र तारा हो गई और अधिमित्र तारा स्वाति हो गया। अब इसी क्रम से फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहली रो में है
यह जन्म तारा संपद विपद क्षेम प्रत्यरी साधक बद मित्र और अति मित्र, यह ताराएं आ गई और एक रो में आपके इनके सामने सामने उनके 9 नक्षत्र आ गए। अब यह पहली रो है। इसी प्रकार से अब जब हम 9 ग्रहों में 27 नक्षत्र को बांट रहे हैं तो 9 नक्षत्र के 3 जोड़े बनेंगे, तभी हम उनको 9 ग्रहों में बांट पाएंगे। स्वाति के बाद विशाखा, यहां विशाखा आ जाएगा, इसके सामने विशाखा, यह विशाखा आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपके जन्म नक्षत्र का अगला नक्षत्र हो जाएगा। अब इसका भी आपको बताऊंगा दूसरे रो में, ये इसको भी जन्म तारा कैसे कहेंगे, क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र है आपकी जन्म तारा है, तो विशाखा भी जन्म तारा में ही उसको गिना जाएगा। विशाखा, अनुराधा, फिर ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूषा लिख दिया, उत्तराषाढ़ा, पूषा लिख दिया, श्रवण, स्र लिख दिया, धनिष्ठा और शतभिषा, इस प्रकार से यह आपकी दूसरी रो कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण कुंडली ली है, उसमें पुनर्वसु नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, तो जन्म नक्षत्र जन्म तारा आपकी पुनर्वसु हो जाती है। फिर विशाखा भी आपका जन्म नक्षत्र होता है। सद्विषा के बाद पूर्व भाद्रपद, यहां आ जाएगा पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। अब देखिए जन्म तारा में आपका पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद आ गया, और संपत तारा में पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रपद आ गया, और विपत तारा में आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती आ गया। अब इन ताराओं के जो नाम हैं, जन्म तारा संपत विपत क्षेम प्रत्यरी बद साधक, क्षमा कीजिएगा, प्रत्यरी साधक बद मित्र और अति मित्र, इनके मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, इस नाम से इनके जो नाम हैं वो किस प्रकार से सार्थक होते हैं वह भी आपको बताऊंगा। रेवती के बाद फिर अश्विनी। अच्छा देखिए, जो आपका जन्म तारा होगा ना वही जन्म नक्षत्र होगा, वही जन्म तारा होगा, और वहीं से वह आपका पहला नक्षत्र होगा। जन्म तारा पहला नक्षत्र होगा, नहीं कि अश्विनी पहला नक्षत्र। अश्विनी पहला नक्षत्र नहीं होगा। अब अश्विनी रेवती विपत तारा में आया तो अश्विनी आपके क्षेम तारा में आएगा। अश्विनी, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा भी कहते हैं, आद्रा। अब देखिए आद्रा है और आद्रा के बाद पुनर्वसु, ठीक है ना, यह आपका 27वां नक्षत्र हो गया, और आपका पुनर्वसु का सद्विषा नक्षत्र 18वां नक्षत्र हो गया। अब देखिए इसमें जो आपका अति मित्र तारा है, नक्षत्र है, अति मित्र क्या है, स्वाति है, सद्विषा है और आद्रा है, यह तीसरी रो हो गई। अब इसमें क्या होता है आपको बताऊं, इसमें आपको इस रो में जो भी ग्रह आएंगे, इन नक्षत्रों में, पहली रो के नक्षत्र में जो ग्रह आएंगे वो आपको 25% रिजल्ट देंगे। वो रिजल्ट उस नक्षत्र तारा के अनुसार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन वह 25% होगा। यहां पर 50% आपको मिलेगा, 50%, और यहां पर आपको 75% मिलेगा, 75%। अब आपके समझ में आ रहा होगा, इस रो में जो नक्षत्र हैं, यदि इन नक्षत्रों में कोई भी आपका ग्रह होगा, वह ग्रह आपको 25% रिजल्ट देगा। वो अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है, बुरा रिजल्ट भी हो सकता है। वह डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि वह किस नक्षत्र में है, किस तारा में है। संपत्ति में है तो वह संपत्ति बढ़ाएगा, और विपत्ति में है तो विपत्ति लाएगा। क्षेम में है क्षेम करेगा, अच्छा करेगा, और प्रत्यय में है तो प्रहार करेगा। साधक में है
तो साधना में देगा। बद में है, बद माने मारना मरना, बद नक्षत्र में है, बद तारा में है तो वह बद जैसा काम करेगा, नुकसान करेगा। मित्र में है, मित्र की तो बात क्या कहनी है, अति मित्र में है सर्वोत्तम है। इसी प्रकार से यहाँ 25% रिजल्ट होगा, यहाँ 50% है, यहाँ पर 75% रिजल्ट होगा। 25, 50 एंड 75 रिजल्ट आपको यह 3 रो में इस क्रम से मिलेंगे। अब किस नक्षत्र में, किस तारा में आपके यह ग्रह हैं, इसलिए जो ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं, ग्रह स्पष्ट उनके अनुसार से हम इनको फुलफिल कर देते हैं और हम समझ जाएंगे कि कौन सा नक्षत्र हमारे किस तारा में विद्यमान है, पहली रो की तारा में, दूसरी के, तीसरी के, उस हिसाब से उसके रिजल्ट हमको मिल जाएंगे। फिर इसके अनुसार हम जन्म कुंडली का खाका बना करके भी उन ग्रहों को उन भावों में रखेंगे। हो सकता है आपका कोई ग्रह अच्छे अति मित्र तारा में आया हो, लेकिन वहां पर वह अस्त हो या नीच का हो या अष्टम भाव में हो या दूस्थान में हो, तो उसके रिजल्ट कैसे रहेंगे वह भी यहां से समझा जाएगा। यहां पर लग्न भी लिया जाएगा। लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में है और जो चंद्रमा है वह भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है तो यह तो आपका पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा यहां पर स्वतः सिद्ध हो जाता है। चंद्रमा को हम यहां लिखेंगे क्योंकि यह पुनर्वसु नक्षत्र पहली रो में आता है। और पुनर्वसु नक्षत्र में लग्न भी आता है। लग्न को लौ से हम यहां पर दर्शा देंगे लग्न। और उसके बाद सूर्य को लेते हैं। सूर्य स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति हम देखेंगे स्वाति कहां पर आता है। स्वाति हमारा अति मित्र नक्षत्र में आता है, क्षमा कीजिएगा। हाँ, जो सूर्य है सूर्य स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति कहाँ है हमारी, यहाँ है, अति मित्र में है। यहाँ सूर्य दिखा देंगे, यहाँ पर सूर्य को दिखा देंगे अति मित्र नक्षत्र में। सूर्य है स्वाति में तो अति मित्र तारा में है, तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अति मित्र में है सूर्य, आपकी कुंडली में कहाँ है वह देखना पड़ेगा। अब स्वाति नक्षत्र में है तो स्वाति अर्थात वह तुला राशि में होगा, और तुला राशि का सूर्य जो होता है वह नीच का होता है। यह भी आपको इससे थोड़ा सा अनुभव होगा। ये हो गया। अब सूर्य के बाद हम लेते हैं चंद्र सूर्य हो गए। मंगल, मंगल मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र कहाँ है, यहाँ है दूसरी रो में, यहाँ पर है क्षेम तारा में है। मूल नक्षत्र में क्या है, मंगल है। मंगल, मंगल मूल नक्षत्र में है, यह क्षेम में है। तो क्षेम माने कुशल क्षेम कहते हैं ना, अच्छा कल्याणकारी, कल्याणकारी होगा मंगल। अब आपकी कुंडली में कहां पर है, इस जो उदाहरण कुंडली है, उदाहरण कुंडली में कहां पर है वो देखना पड़ेगा। मंगल के बाद बुध, विशाखा नक्षत्र। विशाखा कहाँ आएगा, स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल विशाखा। विशाखा जन्म तारा में आ गया तो क्या है, बुध। बुध यहां पर आ गया विशाखा में, बुध विशाखा में आ गया, इसलिए गुरु मघा में है। मघा अर्थात मघा कहाँ आएगा, क्षेम में। गुरु मघा में है तो क्षेम में आएगा, क्षेम गुरु। गुरु क्षेम तारा में आया। और शुक्र पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी प्रत्यरि में आया। क्या, शुक्र प्रत्यरि में, प्रत्यरि में शुक्र आया। शुक्र प्रत्यरि में आया। शुक्र को अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो प्रहार करेगा किसी न किसी प्रकार से, आपके शरीर में कमी करेगा, आपके भोग विलास में यह प्रहार करेगा, किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालेगा। शुक्र प्रत्यरि तारा में है। अभी इसका प्रेडिक्शन करेंगे। शुक्र, फिर शनि। शनि है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद। शनि, शनि यहां पर है। और फिर उसके बाद राहु अश्विनी में है। अश्विनी आया यहां पर क्षेम में आया। राहु, राहु आया क्षेम में, बहुत अच्छा है, क्षेम में कल्याणकारी है राहु। राहु इसका मतलब कल्याणकारी है। और केतु चित्रा में, चित्रा यहां पर है आपके मित्र में। केतु भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है।
ये हमारे हो गए। अब इसके अनुसार हम कुंडली, अब इन ग्रहों की हमें आवश्यकता नहीं है। लग्न भी हमारा हमने ले लिया, लग्न से सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 9 ग्रह आ गए और लग्न भी आ गया। लग्न को लेना बहुत जरूरी है। लग्न क्या है? हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है, मिरर है, इमेज है, तो इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी है। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इरेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हमारे कुंडली का खाका बन जाएगा। कुंडली बना देंगे यहाँ पर और उसके हिसाब से हम फिर फलादेश करने का प्रयास करेंगे। अब लग्न, लग्न आया है पुनर्वसु। पुनर्वसु लग्न है, पुनर्वसु लग्न तारा है और जन्म तारा भी है। तो इसको ये क्या हो सकता है, पुनर्वसु के अंतिम चरण में होगा तो कर्क लग्न हो जाएगा। और वैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र और जो जन्म नक्षत्र भी कर्क राशि का हो सकता है। लेकिन इसकी कुंडली में देख लेते हैं, हमने चरण नहीं देखे हैं, ग्रहों के चरण नहीं देखे हैं, इसलिए हमें कुंडली का जो खाका है इसका वो देखना पड़ेगा, जो मैंने अपने हाथ से बनाई है उद्धरण कुंडली। यह कुंडली है। ये मैंने कुंडली का खाका बना दिया। जो नक्षत्र आए हैं उस हिसाब से 25% पहली रो में, 50% दूसरी रो में और तीसरी अंतिम रो में 75% रिजल्ट देते हैं ग्रह उस अपने तारा में। चाहे जन्म तारा है, संपद विपद क्षेम प्रतरी बल साधक और मित्र अतिमित्र में। तो इसमें देखते हैं, देखिए पुनर्वसु चतुर्थ चरण होता चंद्रमा का तो फिर कर्क राशि हो जाती, और पुनर्वसु चतुर्थ चरण लग्न का होता तो कर्क लग्न हो जाता। इसलिए यह जो चतुर्थ चरण में लग्न भी नहीं है और चंद्र भी नहीं है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आता है। तो यह आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न और चंद्र जो जन्म तारा है उसी में लग्न भी है, वही लग्न की तारा भी है। और उसके बाद पुष्य, जैसे पुष्य में कुछ नहीं है, आश्लेषा में कुछ नहीं है, मघा में सूर्य है, गुरु है, मघा में गुरु है, अर्थात मघा में गुरु, सिंह राशि में गुरु होगी। अब गुरु किस में है? यहां क्षेम में है। गुरु यहां पर क्या करेंगे? क्षेम करेंगे। क्षेम किसका करेंगे? अपना कल्याण हो या ना हो, क्योंकि यह पड़ोसी का घर है, भाइयों का घर है, यह अपने सुहृद मित्रों का घर है। और ये जो है गुरु यहाँ पर इस जातक का कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यह जातक के माध्यम से अपने भाइयों का, पड़ोसियों का, अशुभ चिंतकों का, जो अशुभ चिंतक भी हैं, जो आलोचनाएं करते हैं, क्रिटिक हैं, उनका भी यह जातक क्या करेगा? क्षेम करने की, क्षेम की भावना रहेगी, कल्याण की भावना रहेगी। किसी का बुरा सुनना, बुरा देखना तो दूर की बात है, वह कल्याण करेगा। चाहे जान पहचान का हो ना हो, मित्र हो ना हो, शत्रु हो, तो भी वह कल्याणकारी गुण इस जातक के अंदर रहेगा, क्योंकि यह जो है क्षेम तारा में। कौन? गुरु। अच्छा, अब प्रत्यरी पूर्व शुक्र, शुक्र जो है प्रत्यरी में है। अब देखिए गुरु और शुक्र दोनों एक ही घर में हैं और नक्षत्र दोनों का अलग अलग है। गुरु का क्षेम तारा है और शुक्र की प्रत्यरी तारा है। वो प्रहार करेगा, शुक्र प्रहार करेगा। जैसे गुरु तो कल्याण कर रहा है किसका? इस जातक के माध्यम से दूसरों का, जो इसके जान पहचान के हैं या नहीं हैं, उनका कल्याण कर रहा है। लेकिन शुक्र क्या करेगा? अब ये कल्याण कर रहा है, लेकिन जिनका कल्याण कर रहा है वही व्यक्ति इसकी आलोचना करेंगे, इसका अहित करेंगे, इसका बुरा सोचेंगे। किसका? इस जातक का। वो प्रहार कर रहेगा किसके माध्यम से? शुक्र के माध्यम से। और यह शुक्र जो है प्रत्यय तारा में है, तो यह क्या करेगा? यह किसी प्रकार से इस व्यक्ति को जो भोग विलास है उससे भी दूर धकेलने की कोशिश करेगा, दूर हटाएगा, दूर भगाएगा और पुरुषार्थ पराक्रम बहुत करेगा।
क्योंकि गुरु क्षेम तारा में है, शुक्र प्रत्यय तारा में आने के कारण शुक्र उस परिश्रम पर, पुरुषार्थ पर, उस साहस पर पानी फेर देगा, दब्बू बना देगा। इस प्रकार का यहाँ पर गुरु और शुक्र का यहाँ पर मेल हो जाएगा। हालांकि गुरु वहां पर मित्र राशि में है और क्षेम तारा में है, लेकिन शुक्र जो है वो प्रत्यय तारा में है और कहाँ के स्वामी हैं? पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है। संतान के विषय पर यह व्यक्ति इसको झुकना पड़ेगा और भोग विलास के लिए इसको तड़पना पड़ेगा। यह चाहेगा मैं विलासिता का जीवन व्यतीत करूं, लेकिन शुक्र प्रत्यय तारा में होने के कारण इसके भोग विलास पर पानी फेर देगा। भोग विलास पर्याप्त होगा, फिर भी यह व्यक्ति भोग विलास के जो आरामदायक जीवन है, लग्जरियस लाइफ है, उसको व्यतीत नहीं, उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। यह उससे दूर रहेगा किसी न किसी कारण से। कोई इसको दूर करे ना करे, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि यह व्यक्ति दूर रहेगा इन भोग विलास के जीवन से, भोग विलासिता से दूर रहना पड़ेगा। अब उसके बाद देखते हैं उत्तर भाग में कुछ नहीं है, हस्त में कुछ नहीं है, चित्रा में केतु है। केतु मित्र तारा में है, केतु मित्र तारा में है और केतु चित्रा नक्षत्र में है और केतु है आपके पंचम भाव में। केतु बहुत अच्छा है। केतु यहाँ पर संतान पक्ष से, क्योंकि संतान के कारण शुक्र यहाँ पर संतान भाव का स्वामी है, उच्च शिक्षा भाव का स्वामी है। उच्च शिक्षा में भी इस व्यक्ति को शिक्षा पूर्ण करने में बहुत कठिनाई हुई होगी, बहुत डामाडोल स्थिति रही होगी, बहुत चाहता होगा पढ़ना लिखना, लेकिन पढ़ना लिखना तो इसने करा होगा, लेकिन उसकी वास्तविक डिग्री और उस मुकाम तक, उस पोजीशन तक, उस पीक तक, उस क्षितिज तक यह नहीं पहुंचा होगा, ऐसी स्थिति। लेकिन केतु यहाँ पर मित्र तारा में होने के कारण यह कुछ जो परा विद्या है, अलौकिक विद्याएं हैं और गहन गूढ़ विद्याएं हैं, उनकी नॉलेज इस व्यक्ति को कराएगा, ऐसा प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। और जैसे शुक्र का है, शुक्र प्रत्यय में है, तो जैसे शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो संतान से और उच्च शिक्षा से या विलासिता के जीवन से, लग्जरियस लाइफ से इस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ऐसा हम समझ। सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, मैंने आपको बताया था, और अतिमित्र नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र में है, अतिमित्र नक्षत्र में है, लेकिन यह सूर्य नीच का हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यह स्वाति नक्षत्र में है तो नीच का हो जाता है तुला राशि में। तो यह अर्थात 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें बताया है 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में जिनका भी जन्म होता है, उनका सूर्य नीच का होता है। अब नीच का सूर्य है तो यह संतान भाव में, शिक्षा के भाव में, यह इन प्रकार संतान को प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा या संतान के दबाव में आकर के कोई ऐसी बात, ऐसे काम भी कर देगा जो इसके करने योग्य नहीं होंगे। नहीं करने अकारणीय कार्यों को भी यह व्यक्ति करने के लिए मजबूर हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर सूर्य देता है, क्योंकि यह मित्रवत व्यवहार करता है। अति मित्र में है, यह मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, अर्थात संतान के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, भले ही अपनी शिक्षा को दांव पर लगा देगा, अपनी विद्या को दांव पर लगा देगा, लेकिन दूसरे का कल्याण करना है, अगले का अच्छा मित्र, अति मित्र है ना, अति मित्र भाव में है तो उसका कल्याण करना है, ये इसके अंदर भाव आ जाएगा। अब इसमें देखिए चंद्रमा, गुरु, शुक्र, केतु, सूर्य, बहुत सारे जो ग्रह हैं पहली रो में ही आ गए हैं। तो इसमें सबसे जो खराब है वह शुक्र है। कि सूर्य नीच के अवश्य हैं, लेकिन क्या है, नीच के होते हुए भी वह अति मित्र तारा में है, लेकिन उसका भी रिपरकशन होता है, इसके भी उल्टे परिणाम मिलेंगे। विशाखा, बुध जो है विशाखा नक्षत्र में है, लेकिन
सूर्य के साथ यह अस्त है, सूर्य के साथ अस्त है, तो यह बुध भी जो है आपका लग्न का स्वामी है। इस व्यक्ति के लग्न का स्वामी लग्नेश होकर के बुध सूर्य के साथ अस्त है, और यह साथ में आपके प्राइमरी एजुकेशन का स्वामी भी है, माता के भाव का स्वामी है, और लग्जरियस लाइफ उस भाव में बैठा हुआ जो राशि है उसके स्वामी है, इसलिए यह लग्जरियस लाइफ तो थोड़ा बहुत देगा, थोड़ा बहुत उपयोग करेगा, कभी कभी समझौता भी कर लेगा इन चीजों के लिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो लग्न और चतुर्थेश का स्वामी होने के बाद वह सूर्य आत्मा के साथ बैठा हुआ है, भले ही वह अस्त हो गया हो, यह मातृभक्त पितृभक्त होता है। मातृभक्त पितृभक्त यह ऐसा व्यक्ति होता है, और अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बल पर यह बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा सकता है। हालांकि इसकी जैसे हमने बताया प्रेडिक्शन में आया, हायर एजुकेशन इसकी डावाडोल रहेगी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन इसका जो आईक्यू लेवल है वह बड़ा कमाल का रहा होगा। यह अब बुध आ गया, बुध के बाद मैं समझता हूं अब मंगल की बारी है। मंगल मूल नक्षत्र में है, मूल है क्षेम, मंगल भी बहुत अच्छा है, क्षेम करेगा। अपनी लाइफ पार्टनर स्पाउस, यह स्त्री है या पुरुष है, जिसकी भी यह जन्म पत्री है, स्त्री पुरुष कुछ भी है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन यह अपने स्पाउस के लिए, यह पुरुष है तो पत्नी के लिए, और स्त्री है तो पति के लिए यह बहुत ही कल्याणकारी इसके विचार हैं, बहुत अच्छे विचार होंगे। लेकिन कभी कभी इसको उसके प्रति अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप में कोई भी व्यक्ति है उसके लिए गुस्सा भी हो सकता है। वह गुस्सा भले उसके कल्याण के लिए हो, स्पाउस के कल्याण के लिए हो, भलाई के लिए हो, लेकिन यह उसको कभी कभी गुस्सा भी, आवेश भी दिला सकता है। अब देखते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज रह गए हैं। शनि महाराज कहाँ हैं देखना पड़ेगा। शनि महाराज देखें तो 12वें में है, तो यह शनि आगे आपके यहाँ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र क्या है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आपका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र संपत तारा में है, संपत, और यह जहां कर्म के भाव में है, तो कर्म जो भी करेगा यह जातक कर्म करेगा, कर्म के बल पर यह संपत्ति अर्जित करेगा, इसमें विश्वास रखेगा, बड़ा संतोषी जीव यह होगा। अपने जो भी कार्य कर्म करता है उस कर्म को करने के बाद जो प्राप्त करता है उसमें यह संतोषी यह जीव होगा, संतोषी व्यक्ति होगा, यह उसी में संतोष करेगा, दुनिया की जो चमक दमक है उससे दूर रहने का प्रयास करेगा, साधारण सा जीवन व्यतीत करेगा। अब एकादश भाव में केवल इसमें अभी देखिए यह कितना % रिजल्ट देगा, 75, मैंने बताया ना 75, कौन यहाँ, और यहाँ पर केवल दूसरी रो में 50% रिजल्ट देने वाला केवल एक ग्रह है, वह कौन है? मंगल, और बाकी 75% रिजल्ट देने वाला केवल कौन है? शनि। लेकिन तीसरी रो में एक और महान कलयुग का राजा ग्रह है, कौन? राहु। राहु कहाँ है? क्षेम में, और शनि जो था संपत में है, राहु क्षेम में है। यह कल्याणकारी जीवन व्यक्ति का बनाएगा, कल्याणकारी होगा। क्यों? कहाँ है? यह है आपके अर्निंग, इनकम, इच्छाएं, जो हमारी हॉबीज होती हैं, डिजायर होती हैं, उन्हीं डिजायर के घर में कौन बैठा है? राहु। और राहु के बैठे रहने से, यहां रहने से क्या होगा? इस व्यक्ति की इच्छाएं अचानक ही राहु उनमें 4 चांद लगा देगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी, यह प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, जीवन अपना खपा देगा, लेकिन राहु अंत में इसको ऐसा यह निराश हो जाएगा। कौन? यह व्यक्ति निराश हो जाएगा अपने जीवन में, संघर्ष करते करते, स्ट्रगल करते करते, तो अंत में यह जब हथियार डाल देगा यह व्यक्ति, तो राहु इसको छप्पर फाड़ करके दे देंगे, क्योंकि डिजायर भाव में राहु बैठे हुए हैं, और राहु क्षेम तारा में बैठे हुए हैं। तो इसके बल पर यह व्यक्ति की डिजायर
पूरी होंगी नहीं होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, यह कल्याण करेगा। अपने से छोटे अपने से बड़े सभी लोगों का यह कल्याण करेगा। इसी के बल पर यह पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। और जो शनि है ना, यह शनि जो है क्षेम शनि है आपके 12 में संपत्ति में। यह व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए अपनी संपत्ति अपनी सुख सुविधा संपत्ति को भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन कार्य को पूजा समझ करके करेगा। कर्म ही पूजा है, ऐसा भी आप इसको मान सकते हैं। और जो कल्याणकारी राहु है यह किसमें है? क्षेम में। क्षेम में यहां यह शनि और राहु ही इस व्यक्ति को उभारने का काम कर रहे हैं। और लग्न इसका बहुत गजब का है, यह जन्म तारा में लग्न है। अन्य ग्रहों की बात इसमें बहुत खराब है। अब जो खराब हमारे निकले हैं, खराब ग्रह कौन कौन से निकले हैं? शुक्र, यहां देखते हैं शुक्र ठीक नहीं है। और उसके बाद इसके बाद तो केवल शुक्र इस व्यक्ति का खराब है। सूर्य खराब है, सूर्य सूर्य अति मित्र में है, सूर्य खराब है। और बुध भी अस्त है, बुध को भी ले लेते हैं। बुध अस्त है, कारक है। सबसे अच्छा कौन है? बुध लग्नेश है। लग्नेश होने के कारण कारक है, अति कारक है। ये अति मित्र होता ना, अति कारक, मैं इसको अति कारक कहता हूं। योग कारक भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर के बुध जो है त्रिकोण में बैठे हैं, अपने मित्र राशि में शुक्र के घर में बैठे हैं। और यह अति कारक है बुध, लेकिन यह अस्त हो गया है। वह कोई एक बड़ी बात नहीं है। बुध की दशा महादशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य की दशा महादशा अंतरदशा में कुछ मिले जुले फल मिल सकते हैं। जब एजुकेशन का समय था, एजुकेशन अब हाथ से निकल गई। अब किताबी ज्ञान कितना भी लेते रहो, सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। शुक्र जो है यह प्रत्यरि में है, मेरे अनुसार प्रत्यरि में है। यह जो है शुक्र की दशा अंतरदशा महादशा में व्यक्ति को बड़ी उलझने मिलेंगी, जीवन में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे और जूते चप्पल घिसने पड़ेंगे, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्योंकि शुक्र की जो महादशा होती है 20 साल की होती है, अंतरदशा भी इसमें आएगी तो कम से कम 3 साल की आएगी। तो इस कारण से 3 साल तो इस व्यक्ति को बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, जब भी इसके जीवन में आएगी या आ चुकी होगी या नहीं भी आएगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आएगी जरूर आएगी, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है। तो केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु की महादशा में इसका जन्म हुआ है। गुरु शनि बुध केतु शुक्र, तो इस व्यक्ति को कम से कम 35-40 वर्ष के बाद शुक्र की महादशा आएगी। जीवन में बड़ा इसको पापड़ बेलना पड़ेगा। शुक्र क्या है? भोग विलास ऐश्वर्य शैया शुभ विवाह सुख का यह कारक ग्रह है। और 35-40 वर्ष में शुक्र की महादशा आएगी तो तलाक जैसी, संबंध विच्छेद जैसी घटनाएं भी इस व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। तो मित्रों, यह एक ज्योतिष की एक नई विधा पर आज हमने चर्चा करी, इसके विषय में सीखा। अब हमारे पास उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं समझता हूं क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ाया है लोगों को, अपना जीवन इसी प्रकार से निभाया है। तो यदि आपको यह सब अच्छा लगा है, प्रेडिक्शन इस प्रकार का, और भी इसी जन्म कुंडली को आधार मान करके, बेस मान करके, फंडामेंटल इसको मान करके हम आगे इसी पर और चर्चाएं गणनाएं करेंगे। और इसको आप देखिए, समझिए, पढ़िए और सुनिए। और जैसे ताराओं को याद करिए। ताराओं को याद करने का एक आसान सा तरीका आपको बताता हूं। मैं नक्षत्रों के विषय में बताया था, जन्म संपद विपद, ऐसे करके जन्म संपद विपद सेम प्रत्यरी साधक, इस प्रकार 3 करके आप याद करें। जन्म संपद विपद सेम प्रत्यरी साधक बध मित्र अति मित्र। अब बध तारा में इस व्यक्ति का कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, प्रत्यरी में भी केवल एक शुक्र है,
इस तरह से आप अध्ययन कीजिए। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है और यह चर्चा आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्योतिष प्रेमी अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मैं इसी प्रकार की रोचक जानकारियां, ज्योतिषी विश्लेषण आपके लिए फिर से लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।